बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, आप लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह से हम फार्माकोलॉजी में अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, फार्माकोलॉजी के हवाले से हम प्रीवियसली हमने अपने जो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स हैं उस पे हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, हमने आपसे डिस्कस किया था कि अस्थमा क्या चीज़ है और अस्थमेटिक एजेंट्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। अस्थमेटिक एजेंट्स और उनके जिसमें हमने ब्रोंकोडायलेटर्स, अमाइनोफाइलिन, मिथाइल हेक्सेंथीन वगैरह में हमने उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उनकी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, उनके क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स पे आपने बात की थी। उसी का रिमेनिंग पोर्शन सालब्यूटामोल आपके पास हमारा आज की डिस्कशन का हिस्सा है। तो उसमें हमारे पास मेनली जो डिस्कस करने वाली चीज़ है कि सालब्यूटामोल क्या चीज़ है, उसका केमिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और वो किस तरह से आपकी बॉडी में कौन सी क्लास में कंसिडर किया जा रहा है। अगर सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स हैव इफेक्ट सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन दैट आर लाइज अंडर द सिंपैथेटोमिमेटिक्स। सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स हैव इफेक्ट्स सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पे बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास एपिनेफ्रीन, एफिड्रीन और एम्फिटामीन कंसिडर किया जा रहा है, जबकि डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव आपके पास फिनाइल एफिड्रीन और आपके पास अल्फा मिथाइल डोबुटामाइन और सालब्यूटामोल कंसिडर किया जा रहा है। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन आपके पास बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर्स की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम बीटा 2 सिलेक्टिव एजेंट्स पे बात करते हैं तो सालब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन जो है सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकी एंड यूट्रस और इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सालब्यूटामोल प्लस टर्ब्यूटालीन। सालमिटिरोल जो इसमें है और फॉर्मिटिरोल आपकी इसमें सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, 12 आवर्स तक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, फॉर्मिटिरोल हैज़ क्विकर ऑनसेट ऑफ एक्शन वाइल सालमिटिरोल जो हैज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। और फॉर्मिटिरोल इज़ यूज टू प्रिवेंट अटैक्स ऑफ नॉक्चुरल अस्थमा। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड ब्रोंकोस्पाज्म एंड COPD का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। और राइटोड्रीन जो है मे काज यूट्राइन रिलैक्सेशन इन प्रीमेच्योर लेबर। बेसिकली हमारा जो आज की डिस्कशन है वो हमारी सालब्यूटामोल पे है। किस चीज़ पे है? सालब्यूटामोल पे। सालब्यूटामोल और अल्ब्यूटामोल जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें इज़ a short acting beta 2 adrenergic receptors agonist used for the relief of bronchospasm। ठीक है, bronchospasm in condition such as asthma और chronic obstructive pulmonary disease इसमें कंसिडर की जा रही है। तो इसमें मेनली जो आपका सालब्यूटामोल है उसके अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जब हम बात करते हैं तो ऐसी ये जो ड्रग है वो बाइंड करती है जिसके साथ बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर के साथ, जिसमें आपके पास ये इंक्रीज़ कर देती है आपके लेवल ऑफ साइक्लिक AMP विच रिजल्ट्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। इसमें क्या है, ये ड्रग बाइंड हो रही है सिलेक्टिव विद बीटा 2 एड्रेनो रिसेप्टर के साथ और इंक्रीज़ करती है लेवल ऑफ साइक्लिक AMP विच रिजल्ट्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। क्या इंक्रीज द रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। सालब्यूटामोल और अल्बिटारोल जो है इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन कंडीशन सच एज अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। Salbutamol was the first selective beta 2 receptor agonist to be marketed in 1968। 1968 में इसको फर्स्ट टाइम किया गया है। इसमें आपके पास वेंटोलिन और इवोहिलर जो इसका मेनली यूज़ होने वाला केमिकल साल्ट्स है। इट वाज फर्स्ट सोल्ड बाय एलन और हनब्रिज अंडर द ब्रांड नेम ऑफ वेंटोलिन। ये फर्स्ट टाइम इसमें कंसिडर किया जा रहा है।
और इसमें आपके पास जो मेनली इसका यूज़ है वेंटोलिन आपके पास मार्केट में आम अवेलेबल इसका केमिकल साल्ट्स है, केमिकल ब्रांड नेम है इसका। तो इसमें अगर हम इसके मेडिकल यूज़ की बात करते हैं तो इसमें आपका इसमें मेडिकली ये आपके पास ब्रोंकोस्पाज्म जो है, ब्रोंकोस्पाज्म इसमें ब्रोंकोस्पाज्म के हवाले से इसकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है जो एलर्जन अस्थमा और एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा की वजह से हो रही है, तो इसमें हम करें साल्बुटामोल टिपिकली जो यूज़ होता है ब्रोंकोस्पाज्म में, क्योंकि जो एलर्जन अस्थमा और एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हैं वो एज वेल एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जा रहा है। साल्बुटामोल हैज़ बीन यूज इन ट्रीटिंग एक्यूट हाइपरकैलेमिया on account of its potassium depleting properties by stimulating potassium inflow in cells। साल्बुटामोल जो है एक्यूट हाइपर जो कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है उसमें भी आपका इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। पोटाशियम डिप्लीशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाय स्टिमुलेटिंग पोटाशियम इनफ्लो इन द सेल, इसमें भी आपका साल्बुटामोल का मेडिकली यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, साल्बुटामोल जो है स्टिमुलेट करता है बेसिकली बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर्स को विच आर प्रोमिनेंट रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। बीटा 2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट इन अ कंसंट्रेशन बिटवीन 10 to 50%। आपके जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो इंसानी दिल में प्रेजेंट हैं, 10 से 15% तक इनकी कंसंट्रेशन है। और बीटा 2 रिसेप्टर और प्रीडोमिनेंट रिसेप्टर हैं किसमें, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज दैट फॉर्म साइक्लिक AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फ्रॉम ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की तरफ इसको हम लेके जा रहे हैं। तो ये आपका सारा जो सिनेरियो है ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात कर रहा है। ये बाइंड करता है इसके साथ सिलेक्टिव बीटा 2 एडेनोसिन रिसेप्टर के साथ, जिससे आपका साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपके रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हो रहे हैं। अगर आपको रिकॉल हो, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियसली कल जो डिस्कशन की थी उसमें भी हमने इसी चीज़ को मेन अपना मोटो बनाया था। तो अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे बात करना चाहें तो उसमें हमारे पास मेनली जो आपका साल्बुटामोल कंसिडर किया जा रहा है कार्डियोवैस्कुलर हवाले से। इट काज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये क्या काज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स एंड वेजो डायलेशन ऑफ रीनल आर्टरीज, आपके रीनल सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी आर्टरीज की वेजो डायलेशन करवाता है। जबकि आपका जो इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है आपका क्यूटेनियस आपकी वेसल्स की, ठीक है, और इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को। आपका जो साल्बुटामोल है वो इंक्रीज़ करता है आपके हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें अगर हम बात करते हैं तो मेनली उसमें देखा जाए तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इसका स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक काज ब्रोंको डायलेशन हो रही है। उसमें इसमें आप देख रहे हैं जिस तरह से कि आपका जो रिलैक्स स्मूथ मसल्स हो रहे हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो उसमें मेनली ये जो आपके पास कंसिडर किया जाता है आपके इसके आपके जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो यूरिनरी सिस्टम के हवाले से हम जब बात करते हैं तो उसमें यूरिनरी सिस्टम में आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसको ये रिलैक्स कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। अगर इसके हम टिपिकल यूजेस बात करें तो ब्रोंकोस्पाज्म इन अस्थमा, स्टेटस एस्थमेटिकोस और आपके पास अनकम्प्लिकेटेड प्रीमेच्योर लेबर में आपके पास ये जो आपका साल्बुटामोल है ये यूज़ हो रहा है। तो इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स में, तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ साल्बुटामोल आपको मेकास मसल ट्रिमर की तरफ आपको लेके जा रहा है, मसल ट्रिमर की तरफ इसको आपको कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये काज करता है एंग्जाइटी, हेडेक और पेरिफेरल वेजो ट्रैकीकार्डिया, पेरिफेरल वेजो डायलेशन इसमें आपके पास कंसिडर की जा रही हैं। और ये ड्रग है अवेलेबल है इन सिरप, टैबलेट और इंजेक्शन इनहेलर फॉर्म में। बेसिकली जो रिएक्शन द मोस्ट कॉमन एडवर्स इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं
उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें मेनली आपके पास साल्ब्यूटामोल इनहेलेशन एरोसोलर पाल्पिटेशन जो हो रही है अकरिंग इन लेस दैन 10% ऑफ पेशेंट, एंग्जाइटी लेस दैन 10% पेशेंट्स, ठीक है, और उसमें ट्रिमर्स आ रहा है लेस दैन 15% ऑफ पेशेंट्स, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ पेशेंट्स में, ठीक है। तो ओकेजनली रिजल्टिंग इन हाइपर टेंशन, इसमें आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन टू साल्ब्यूटामोल टैबलेट और सिरप्स और ट्रिमर्स अकरिंग इन 10 to 20% पेशेंट एंड एंग्जाइटी 9 to 20% पेशेंट में हो रही है। इसमें साल्ब्यूटामोल की अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात करते हैं तो उस हवाले से अंडरगोज मेटाबॉलिज्म इन गट वॉल, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो किस में हो रहा है, गट वॉल में हो रहा है। बायोअवेलेबिलिटी इसकी क्या है, 50% बायोअवेलेबल है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है इसका, 4 to 6 आवर है। साल्ब्यूटामोल प्रिपरेशन पे जब हम बात करते हैं उसकी डोजेज पे, तो अवेलेबल एज 2, 4 and 8 mg टैबलेट साल्ब्यूटामोल 2, 4 और 8 मिलीग्राम की टैबलेट में आपके पास अवेलेबल है। रिजर्व फॉर पेशेंट हु कैन नॉट करेक्टली यूज़ इनहेलर, आपके जो टैबलेट्स फॉर्म हैं वो किसके लिए, जो उन पेशेंट्स के लिए जो इनहेलर यूज़ नहीं करते। सब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इनहेलर यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो जो इनहेलर यूज़ नहीं कर सकते उनको हम टैबलेट एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो सिरप्स एज 2 मिलीग्राम 5 ml, एज मेटेड डोज इनहेलर 100 माइक्रोग्राम जो है प्रेफर्ड रूट है, और 200 मिलीग्राम एज आपका उसके पास रोटा कैप्स जो आपके पास इसमें कंसिडर की जा रही है। तो अगर हम इसकी जैसे भी बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स पे बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मस्कुलर ट्रिमर आ रहा है, ठीक है, और आपके पास जो है रेस्टलेसनेस हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है और नर्वसनेस आ रही है, वेजोडाइलेशन हो रही है आपके पास, रिडक्शन इन मीन आर्टेरियल प्रेशर विद ट्रैकीकार्डिया, और आल्सो आपका जो एक्सासर्बेट जो पल्मोनरी हाइपोक्सिया है ड्यू टू मिसमैच ऑफ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन इसमें कंसिडर किया जा रहा है। आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरलैक्टी जो है लैक्टी कैसिडीमिया जो है उसमें भी आपका ये एडवर्स इफेक्ट साल्ब्यूटामोल की तरफ से रजिस्टर किया गया है। और वर्सनिंग ऑफ अस्थमा ऑन प्रोलॉन्ग इनहेलेशन, अगर आप ज़्यादा इसमें साल्ब्यूटामोल को इनहेल किए जा रहे हैं तो आपका जो अस्थमा है ज़्यादा वर्स होता चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ तक हमारी जो उसकी डोज के हवाले से बात थी, इसमें आप इंजेक्शन 1 ml एम्प्यूल में और टैबलेट फॉर्म में 2 to 4 मिलीग्राम इसको आप ले सकते हैं। सिरप में आपका पास 2/5 इसमें इजीली इसका एडमिनिस्टर किया जा रहा है। और एस्थमा प्लस स्टेटिक एस्थमेट जो इसमें इसके इंजेक्शन आईवी और उस वाले से, तो अगर आप आईवी यूज़ करते हैं तो 4 माइक्रोग्राम और आप आईएम यूज़ करते हैं तो आप उसको 8 माइक्रोग्राम में इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रीमेच्योर लेबर पे बात करते हैं 100 to 250 माइक्रोग्राम जो है आईवी इन्फ्यूजन में इसको हम कंसिडर करते हैं। वंस यूट्रिन कंट्रैक्शन स्टॉप्ड देन गिव 4 मिलीग्राम टैबलेट क्वाइडरे QID 4 दफ़ा दिन में इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जिसमें एक दफ़ा यूट्राइन कंट्रैक्शन हो जाए तो इसको क्या करते हैं, 4 दफ़ा से हम इसको देते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो डिस्कशन थी इस हवाले से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, आपकी ड्रग्स के हवाले से, वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम अब इसको मूव करते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़, पहले हम उस पर बात करते हैं। देखें, मैंने वही बात फिर आपको रिपीट करता हूँ। देखें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम उठें और जनाब हम अपने हाइपरटेंशन और उस पर बातें शुरू करें, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको आइडिया देना, कंसेप्ट देना ज़रूरी है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिज्म एक्टिविटीज़ हार्ट में कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिज्म, द वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डेफिनेशंस में कंसिडर की जा रही हैं। इंट्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ मच मोर देन जस्ट द हार्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिल से ज़्यादा और भी बहुत कुछ उसका हिस्सा उसमें कंसिडर किया जा रहा है। हमारा एक मेनली कंसेप्ट बनता है कि आपका जो दिल है वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कंसिडर किया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड ब्लड वेसल्स, किसको इंक्लूड करता है, ब्लड वेसल्स जो भी ये इंक्लूड कर रहा है। द मेजर फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो इसका मेजर फंक्शन है। Using blood as transport vehicle, the system carries oxygen, nutrients, cell wastage or hormones and many other substances vital for body homeostasis to and form the cells। ये इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटीज़ में कंसिडर किए जाते हैं। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हो क्या रहा है, आपकी हाइपरटेंशन इसका मेन फिनोमिना है। Persistently elevated arterial blood pressure is called hypertension।
अपने लफ्ज़ों में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, आपका आर्टेरियल प्रेशर एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है और परसिस्टेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, किस जुमले में आता है, हाइपरटेंशन। बेसिकली हाइपरटेंशन जो है वो आपके दिल का, उसमें ब्लड का जो फ्लो है, जो आपका दिल आपकी बॉडी को आपके ब्लड के फ्लो आपकी फ्लो दे रहा है, उसका लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा स्पीड में आपका जो ब्लड का फ्लो आपकी वेन्स में, आर्टरीज में पास आउट हो रहा है, तो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर हम इस पर बात करें कि हाइपरटेंसिव एजेंट्स पे, तो आपका जो हाइपरटेंसिव एजेंट में हाइपरटेंशन है वो किस तरह से ट्रीट की जाती है। तो हाइपरटेंशन जो है वो बेसिकली हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। हाइपरटेंसिव एजेंट्स में आपके पास डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, सबसे पहले जो एजेंट आपके पास आ रहा है उसमें कौन सा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। तीन तरह से वर्किंग करते हैं आपके हाइपरटेंसिव एजेंट्स। सबसे पहले डिक्रीज कार्डिक आउटपुट और डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब सबसे पहले एक हैं जो एजेंट वर्किंग करते हैं, जो कार्डिक आपकी जो कार्डिक आउटपुट है उसको डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंडली कौन से हैं जो आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, और थर्ड वन कौन से हैं जो बहुत काम करते हैं बाय डिक्रीजिंग कार्डिक आउटपुट एज वेल एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दोनों काम उसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि आपकी क्लासिफिकेशन को, अगर जैसे स्लाइड्स आपको बता रही हैं, तो आपके नोट्सों में इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया गया है, ठीक है। तो अगर हम उसको देखते हैं तो आपकी ड्रग्स, सबसे पहले हम उनको क्लासीफाइड कर देते हैं कि आपकी जो ड्रग्स हैं उनको हमने बेसिकली 5 हिस्सों में क्लासीफाइड किया। किसमें, 5 हिस्सों में। सबसे पहले ड्रग्स विच इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सबसे पहले कौन सी है, वो ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। सेकेंडली वो ड्रग्स जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को इफेक्ट करती हैं। थर्ड वन कौन सी है, जो आपके डायरेक्ट एक्ट करती हैं वेसोडाइलेटर्स पे। फोर्थ वन कौन सी है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और फोर्थ वन आपकी डायूरेटिक्स है, ठीक है। अगर आपकी क्लासिफिकेशन इसी तरह इसको क्लासीफाइड किया जाए तो सबसे पहले ड्रग विच इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे सिंपैथेटिक सिस्टम वाले ड्रग्स को हमने आगे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोपेलेजिक ड्रग्स, सिंपैथेटोलाइटिक्स ड्रग्स। ये जो आपका वर्ड है ये गलत वर्ड लिखा हुआ है, आपके नोट्सों में एक वर्ड लिखा हुआ है सिंपैथोपेलेजिक ड्रग्स, वो गलत है। सिंपैथेटोलाइटिक्स हैं, वो सिंपैथेटोलाइटिक्स ड्रग्स हैं। तो उसमें सबसे पहले मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन जो है वो आपका केमिकल साल्ट्स हैं। सेकेंडली हमने एड्रेनो रिसेप्टर्स और ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं जो जिनमें आपके पास अल्फ़ा रिसेप्टर हैं, बीटा रिसेप्टर हैं, अल्फ़ा बीटा दोनों रिसेप्टर्स आ रहे हैं। तो एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स में अल्फ़ा रिसेप्टर में आपके पास ट्रेजोसिन और फेंटोलामाइन आपका कंसिडर किया जा रहा है। तो जो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर में बात करते हैं जिसमें प्रोप्रानालोल, एटिनोलोल, पेंडोलोल, एस्मोलोल, टेमोलोल और मेटोप्रोलोल आपका बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात हो रही है। और अल्फ़ा बीटा दोनों रिसेप्टर ब्लॉकर जब हम बात करते हैं, लेबिटोलोल जो है इसका एजेंट इसमें कंसिडर किया जा रहा है। थर्ड वन एड्रीनर्जिक नर्व ब्लॉकिंग में हम जब बात करते हैं तो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन नर्व ब्लॉकर्स में जब बात करें रेज़रपाइन और गोनिथाइडीन जो है आपका इसमें कंसिडर किया जा रहा है। गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स में जब हम बात करते हैं आपका जो सक्सा मैथोनियम है या हेक्सा मैथोनियम जो है वो बेसिकली आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो सबसे पहली क्लास ड्रग विच इफेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको नेक्स्ट हमने डिवाइड कर दिया आगे 4 हिस्सों में, सेंट्रली एक्टिंग, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक नर्व ब्लॉकर और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ठीक है। सेकंड क्लास आ गई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम बात कर रहे हैं, आपके पास नेफिडीन, एम्लोडिपिन जिसमें आपके पास नॉर्वेसिक आपके पास अवेलेबल केमिकल ब्रांड है, नेफिडिपिन आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, और डिल्टायसिम आपके पास मार्केट का अवेलेबल केमिकल साल्ट्स है, मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल है। तो डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स जब हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड और हाइड्रोलाजीन जो है आपका नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, मिनॉक्सिडिल जो आपका डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स की कैटेगरी में इसको कंसिडर कर रहे हैं। हम अगर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे बात करें तो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर में सबसे पहले आपके पास एस इनहिबिटर, सेकेंडली एंजियोटेंसिन इनहिबिटर और थर्ड वन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास एस इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल जो है कंसिडर किया जा रहा है, और एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स में पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर में आपके पास सारालासिन जो है वो केमिकल साल्ट इसमें कंसिडर किया जा रहा है। थर्ड वन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में लोसार्टन और वालसार्टन जो है मेनली इसका जो कंसिडर साल्ट है वो आपकी मार्केट में अवेलेबल है। डायूरेटिक्स में जब हम बात करते हैं तो डायूरेटिक्स में थायाजाइडीन डायूरेटिक्स, उसमें आपके पास लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स।
तो क्लोरोथायाजाइड और आपका एसिटाजोलामाइड जो है ये आपका थायाजाइड डायरेटिक्स की कैटेगरी में आ रहा है। लूप डायरेटिक्स में आपके पास फ्रोसिमाइड है और पोटाशियम स्पिरिन डायरेटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन डायरेटिक्स जो है आपका मेनली यूज़ होने वाले डायरेटिक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ तक की जो आपकी क्लासिफिकेशन थी आपकी एंटी हाइपरटेंसिव की क्लास थी, उनको हमने अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें तो हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। 5 हिस्सों में सबसे पहले हमने बात की सेंट्रली एक्टिंग को हमने आगे 4 हिस्सों में 4 क्लासेस में डिवाइड किया। फिर हमने कैल्शियम चैनल की ब्लॉक की, हमने डायरेक्ट एक्टिंग की बात की, वेज़ोडाइलेटर्स की, हमने रेनिटेशन की बात की और डायरेटिक्स की बात की। ये सारे आपकी हाइपरटेंशन, आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने वाले एजेंट्स हैं। तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन को हम फर्दर मूव करते हैं तो मेनली जो इनका हमारी उस पर आ रहा है कि ऐसी ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में सेफ हैं और जो नहीं हैं उन पे हम बात करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव टू बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें एस इनहिबिटर्स आ रहे हैं, रिस्क ऑफ फिटल डैमेज हो रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है, डायरेक्ट इंक्रीज रिस्क ऑफ फिटल वेस्टेज, प्लेसेंटल इन्फेक्ट हो रहा है, मिस कैरेज आ रहा है, ठीक है, स्टिल बर्थ तक उसमें डायरेटिक्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जब हम प्रोप्रानोलोल काज लो बर्थ वेट, बच्चे का वेट कम हो सकता है, डिक्रीज आपका प्लेसेंटल साइज डिक्रीज होता है, न्यूएंटल ब्रेकार्डिया और हाइपोग्लाइसीमिया इसमें कंसिडर किया जाता है। सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड जो है कंट्राइंडिकेटेड है इन एक्लम पसार में, ठीक है। तो अगर हम ऐसी ड्रग्स की बात करें जो सेफ़ है प्रेगनेंसी में, हाइड्रोलाजीन मिथाइल डोपा जो है आपका सेफ़ है। आपका जो मिथाइल डोपा है सबसे पहले आपका जो सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग है जिसमें अगर मिथाइल डोपा है तो ये आपका प्रेगनेंसी में सेफ़ है। और इसके साथ साथ आपके पास जो हाइड्रोलाजीन है वो भी आपका सेफ़ केमिकल एजेंट्स हैं जिसको आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसको हम नेक्स्ट आप करते हैं तो डाईहाइड्राफिनडीन आपके जो है आपका यूज़ होते हैं, ये शुड बी डिसकंटिन्यू बिफोर लेबर एज द वीक यूट्राइन कंट्रैक्शन। कार्डियोवैस्कुलर सेलेक्टिव ब्लॉकर में दोज विद ISA, ठीक है, जिसमें ISA में आपके पास कौन से हैं, आपके पास एटिनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, पेंडोलोल है, ठीक है, ये आपके कौन से सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। तो आपके प्राजोसिन और क्लोंडीन प्रोवाइडेड दैट पोस्टल हाइपोटेंशन कैन बी अवॉइडेड, इसमें इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन आपकी ड्रग्स जो हैं आपको 1 बाय 1 बताने का मकसद क्या था कि कौन सी सेफ़ है कौन सी नहीं है। मेन जो चीज़ है आपके नोट्सों के हवाले से आपने आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की क्लासिफिकेशन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। तो जैसे कल आपको इसकी असाइनमेंट दी गई थी एंटीहिस्टैमिक की, जिसका बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, कोई बात नहीं, आप लोग कम रिस्पॉन्स करें, लेकिन आपको इस रिस्पॉन्स का आपको इसका पनिश किया जाएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स कम आ रहा है। बहुत कम लोग इस पर उन्होंने असाइनमेंट को किया है, आपके पास आज तक का टाइम था लेकिन आपकी असाइनमेंट नहीं ना आने के बराबर आई है, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपके पास आज की ज़िम्मे की जो असाइनमेंट है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ब्रांड्स नेम है, ठीक है, वो आप लिख के आप कल 11 बजे तक आप मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो जो शेयर कर रहा है वो भी नोट हो रहा है, जो नहीं कर रहा वो भी नोट हो रहा है, जो लेक्चर को भी वेटेज नहीं दे रहा उसकी भी नोट हो रहा है। तो क्लास का हिस्सा वो लोग नहीं होंगे फिज़िकल क्लास का तब तक जब तक वो फ़ाइन और अपनी पनिशमेंट पूरी अवेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसके साथ गुड विशेस देता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको मेहनत करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।